Dear students, welcome you all. Today we are going to discuss a topic about Newton's second law in terms of momentum. Before going into detail of Newton's second law in terms of momentum, we would consider that what is momentum. Basically, momentum is quantity of motion in a body. It means कि किसी भी बॉडी के अंदर जितनी मोशन की क्वांटिटी मौजूद होती है वो उसके मोमेंटम को एक्सप्लेन करती है और मोमेंटम में उस बॉडी की मास और वेलोसिटी भी इंक्लूड हो जाती है. दैट्स वाई मोमेंटम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यानी कि जितना वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज़ होगी उसकी उसी हिसाब से मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा और अगर उसकी वेलोसिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं देन ऑटोमेटिकली इट्स मोमेंटम विल गेट रिड्यूस्ड. दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैथमेटिकली मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P is equal to mv. P stand for momentum, m stand for mass and v stand for velocity. That's why an equation P is equal to mv can be considered as an equation of momentum. अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे न्यूटन सेकंड लॉ के साथ रिलेट कर सकते हैं. जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ में डेफिनेशन थी कि व्हेन a force acts on a body it produces an acceleration in its own direction. This acceleration produced is directly proportional to force and inversely proportional to mass. यानी कि जितना आप फोर्स बढ़ाएंगे उतनी एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगी. और इसी तरह अगर हम मास की बात करें, अगर हम कोई बॉडी है जिसका मास लाइटर कंसिडर कर रहे हैं, हल्का ले रहे हैं, तो जितना हल्का मास होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. यानी कि दूसरे एग्जांपल्स के तौर पर भी हम कह सकते हैं, अगर आप एक रबर बॉल ले लें और दूसरी आप एक हार्ड बॉल ले लें, दोनों के मासेस में डिफरेंस होगा. तो टेनिस बॉल क्योंकि वो हल्की होगी इसलिए उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और हमारे पास जो हार्ड बॉल है वो उसके निस्बत क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन में कमी आ जाएगी. इन दिस वे वी कैन से दैट अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. यानी कि उसमें जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो उस पर एक्ट करेगी वो उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको मोमेंटम के साथ रिलेट करें. तो मोमेंटम के साथ रिलेट करने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया लीनियर मोमेंटम क्योंकि मोमेंटम हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली बॉडी के लिए लीनियर के तौर पर हम उसको कंसिडर करते हैं. That's why we can represent a net force equals to delta P divided by delta T. Delta P stand for the change in momentum and delta T टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल में उस मोमेंटम में चेंज आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर मेन इक्वेशन रिप्रेजेंट की एफ नेट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अब हम इसी तरह देखते हैं जिससे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन कंसिडर कर ली है डेल्टा पी इज़ इक्वल टू डेल्टा एम वी. अब जैसे इक्वेशन है डेल्टा पी इज़ इक्वल टू डेल्टा एम वी, मास तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसमें चेंज हो नहीं सकती. दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज m मल्टीप्लाई डेल्टा v. तो इसका मतलब ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है क्योंकि हमने वहाँ इक्वेशन डिस्कस की थी
एफ नेट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास जो अभी हमने डिराइव की, जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रही है, एम डेल्टा वी, इसको पुट कर दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर हम इसको सेपरेट कर दें डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को, सो इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सेलरेशन। यानी कि जैसे हमारे पास डेफिनेशन थी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as an acceleration. So we can easily put the value of delta v and delta t in above equation as f net is equal to delta p by delta t. तो इसमें m को अलग रख देंगे, जबकि डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t की जगह a पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेन इक्वेशन बन जाएगी f net इज़ इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है, क्योंकि हमने वहाँ पर स्टार्ट में डिस्कस किया था, इफ़ अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के बराबर है, दैट्स वाई वी कैन से दैट द नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम ए। सो दिस इक्वेशन will be applied for a system where mass is constant, यानी कि जहाँ मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर हम नेट फोर्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। As I discussed earlier that the force, net force is equal to ma, that will be applied where the mass remains constant. Here question arises that if this force equation is applied where the mass remains constant, then when we apply the Newton's second law in term of momentum, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जिस सिस्टम में मास कांस्टेंट ना हो, वेरी कर रहा हो या उसके अंदर चेंज हो जाए, तो वहाँ पर फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम यूँ देख सकते हैं कि रॉकेट में जब उसका फ्यूल बर्न कर रहा होगा तो उसके मास के अंदर सिग्निफिकेंटली चेंजेस प्रोड्यूस होंगी। सो इन दिस केस you would need to use Newton's second law expressed in terms of momentum as mass is going to be changed. तो ये तो हमारे पास वो एग्ज़ाम्पल थी कि जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व हो रही है। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं जो कि हमारे पास एवरीडे लाइफ में और भी हैं, कि अगर हम एक बॉल को कंसिडर कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट बॉल है और उसको तेज़ी से फेंका जाता है, तो जब तेज़ी से फेंका जाता है तो उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से रोकने की कोशिश की जाती है। अब उनके रोकने की कोशिश का जो तरीका है वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह से चेंजेस डेवलप हो सकती हैं। पहले केस में हम देख लेते हैं कि जैसे ही बॉल तेज़ी से आ रही है तो आप अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना शुरू कर दें, और दूसरे केस में आपने उस बॉल को इस तरह कैच करना है कि अपने हाथों को आपने मूव नहीं करना। अब इन दोनों का रिज़ल्ट क्या होगा? इन फर्स्ट केस व्हेन यू ट्राई टू कैच अ बॉल बाय पुलिंग योर हैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, then the momentum of a ball will going to be reduced, क्योंकि उसका मोमेंटम रिड्यूस्ड हो जाएगा, आपको अपने हाथों में कोई फोर्स महसूस नहीं होगी। जबकि दूसरे केस में जब हमने बॉल को कैच किया और हमने अपने हाथों को मूव ही नहीं किया, तो जब हाथों को मूव नहीं करेंगे तो हाथों के ऊपर फोर्स ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। तो यही वजह है कि हमने मोमेंटम को इसी सिस्टम के ऊपर इस तरह अप्लाई किया, बॉल और हैंड्स के सिस्टम के तौर पर, कि हमने उनकी मूवमेंट को चेंज कर दिया ताकि हम अपनी आसानी से उस बॉल को रोक सकें या उसके मोमेंटम के अंदर चेंज डेवलप कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। आई थिंक
you can easily understand the main idea of this topic with the help of examples we discussed today. Okay, thank you. Goodbye.